गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 11वीं के अर्थशास्त्र में हम देखेंगे आर्थिक उदारीकरण के उद्देश्य या विशेषता। तो उदारी पिछली क्लास में हम देखे हैं उदारीकरण क्या है, उनकी आवश्यकता क्या क्या पड़ती है। कोई भी उद्योग खोलने के लिए जितने भी कड़े नियम लगे थे, जितने भी कड़े नियम थे, उसको कम करके, नियम मुक्त करके, जो उद्योग के लिए जो ये नियम निकाले, उद्योग में जो नियम था उसको मुक्त कर दिए, उसी को उदारीकरण कहा गया। उदारीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देश की स्थिति को सुधारने के लिए, मुद्रास्फीति की स्थिति को सुधारने के लिए, रोजगार उन्मुख बनाने के लिए, देश में आय बढ़ाने के लिए, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए, कुल मिलाकर देश की गरीबी दूर करने के लिए हमको उदारीकरण की नीति अपनानी पड़ी। नियम को कम किए, नरम किए, उदारता बरते, उसी को उदारीकरण कहा गया। उदारीकरण करने से बहुत सारे उद्योग खोले गए, विदेशी कंपनी भी हमारे देश में आकर उद्योग खोले, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकास हुआ, जिससे देश में फिर लोगों को रोजगार मिला, बहुत सारे वस्तु सामान जो बनने लग गए और हमारे जो देश जो है विदेशी कंपनियों के सामने टिक पाए, विदेशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हुए और आयात निर्यात बढ़ा और हम दूसरे देशों के साथ हम व्यापार संबंध बनाए रख सके, हमारे सामान जो है विदेशों के साथ टक्कर ले सके। तो आर्थिक उदारीकरण की दिशा में किए जा रहे आर्थिक उदारीकरण के उद्देश्य या विशेषता में देखते हैं कि क्या क्या हमने परिवर्तन किए। तो लाइसेंस या परमिट पर लगे विभिन्न नियंत्रण को समाप्त किया गया, आर्थिक विकास में आई रुकावट को दूर करा और प्रत्येक विदेशी विनियोग को बढ़ावा देना, कृषि पर तीव्र विकास होना, बजट घाटे एवं कुव्यवस्था के जाल से निकलने हेतु निजी क्षेत्र की व्यापक भूमिका बढ़ाना, बजट घाटा कम कर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाना, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश हेतु भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, सार्वजनिक क्षेत्र में गतिशीलता तथा कुशलता लाना और लाल फीताशाही अक्षमता तथा संसाधनों के अपव्यय को रोकना था। अब हम देखते हैं कि आर्थिक उदारीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयास क्या क्या हैं। तो उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्र में जो प्रयास कर रहे हैं कि उद्योग को बढ़ावा देना और व्यापार को उसी के साथ साथ बढ़ावा देना। तो उद्योग बढ़ेगा तो व्यापार बढ़ेगा ही। उद्योग में हमको उद्योग खोलने में जो भी नियम था उसको कम किए, उद्योग में फिर उसके बाद जो हमारे देश के जो निजी पूंजीपति है, जो अपने पूंजी छुपा कर रखे थे, दबा कर रखे थे, संकोच के कारण रखे थे और बहुत सारे नियम से थक कर, डर कर रखे थे, वो सब आगे आए, उद्योग खोले। उद्योग खोलने से व्यापार बढ़ा, क्योंकि सामान बनेगा तभी व्यापार होगा। सामान रहने से उसको बेचते हैं, खरीदते हैं, सामान नहीं रहने से बेचना खरीदना नहीं होता, व्यापार नहीं होता। तो उद्योग खोले और उद्योगों में फिर उद्योग बढ़े और उद्योग बढ़ने से व्यापार के क्षेत्रों में भी परिवर्तन आया। हमारा जो व्यापार है वो विदेशों के साथ होने लगा, हमारा जो सामान है विदेशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगा, हम विदेशों के साथ अपना व्यापार करने लग गए, सामान को बेचने लग गए, आयात निर्यात करने लग गए। तो हमारे उदारीकरण से हमारी दिशा में परिवर्तन हुआ और हम विकास की गति की ओर बढ़ते गए। लाइसेंस समाप्त होने से उद्योग के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ और बहुत सारे सामानों का उत्पादन होने से जो सामान महंगी होती थी वो सस्ती हो गई और क्रय शक्ति सबों का बढ़ा, लोगों को रोजगार भी मिला। तो धीरे धीरे जीवन स्तर में सुधार आते गया। विदेशी निवेश के क्षेत्र में भी परिवर्तन आया। हम दूसरे देशों के साथ निवेश कर सकते हैं, दूसरे देशों के साथ हम व्यापार कर सकते हैं, अपनी पूंजी हम लगा सकते हैं, दूसरे देश के लोग यहाँ पर आकर अपन पूंजी लगा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। इन सब क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ। धीरे धीरे हमारे देश में कहा गया कि जो जो हम उत्पादन कर रहे हैं तो 6 साल के अंतर्गत उसमें बदलाव किया गया। जो भी नियम शर्त लगाए गए थे उसको सरल बनाने के लिए उसमें
जितने भी नियम थे उसको सरल बनाने के लिए उसमें देखो 51% की विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति, नई मशीनों होने का शर्त, विदेशों से हम मशीन मंगा सकते हैं, विदेशी कंपनी को अपने ट्रेडमार्क के प्रयोग की अनुमति। ये बहुत बड़ी बात है। विदेशी कंपनी कैसे भी करके वो अपना शर्त रखे कि हम अगर भारत में कंपनी खोलते हैं तो वहां पर हमारे देश का ट्रेडमार्क लगे। तो ये हमारे देश के लिए तो चुनौती थी, क्योंकि दूसरे देश, हमारे देश में वो सामान बढ़ रहा है और विदेशों का छप्पर लगेगा, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। परंतु अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकास में लाने के लिए हमको ये काम करना पड़ा, उनको ये अनुमति देनी पड़ी, ताकि हम कुछ ऊपर उठ सके, हमारी स्थिति में सुधार आ सके। विदेशी कंपनी हम यहाँ आएंगे, पूंजी लगाएंगे, उत्पादन करेंगे, तो उत्पादन तो बढ़ेगा, साथ में लोगों के रोजगार में भी परिवर्तन आएगा। लोगों के रोजगार में परिवर्तन आएगा तो लोगों के आय में सुधार आएगा, और उनके साथ साथ वहाँ के पूरे बहुत दूरी को लेते हुए जो जनसंख्या रहती है उन सब की स्थिति में सुधार आता है। गैर प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में विदेश निवेश की नीति की उदारता और विदेशी संस्थागत निवेश को भारतीय पूंजी बाजार में निवेश की अनुमति। अब तीसरा देखते हैं आयात के क्षेत्र में। आयात के क्षेत्र में भी बहुत परिवर्तन हुआ। 1 अप्रैल 1997 को 6 वर्षीय योजना लागू की गई, जिसमें 2700 वस्तुओं के आयात को सरल बना दिया गया। 6 वर्षों के भीतर इन वस्तुओं के आयात पर लगे नियंत्रण को हटा दिया गया। तो आयात में भी परिवर्तन, तो 2700 वस्तुओं पर जो हमारे देश में प्रतिबंध था उसको हटा दिए गए और आयात में बढ़ावा दिया गया। जो जो वस्तुएं हम विदेशों से नहीं मंगा सकते थे, ऐसी वस्तुओं के आयात को खोल दिया गया। हम सभी वस्तुओं का आयात कर सकते हैं। जो वस्तु हमारे देश में नहीं होता, नहीं बनता, उसका भी उपयोग हम कर सकते हैं, ताकि पूंजी का आदान प्रदान हो, लोगों के सोच में परिवर्तन हो, विकास हो। तो ये सब को देखते हुए आयात के क्षेत्र में भी परिवर्तन आया, सरल हुआ। मुद्रा एवं बैंकिंग क्षेत्र में भी परिवर्तन। विश्व बाजार में चालू खाते भी कर सकते हैं, और अपने पूर्ण परिवर्तन से लागू कर दी गई, और सरकार तथा निजी आयातकों को विदेशी मुद्रा खुले बाजार तथा विनिमय दर पर प्राप्त हो रही थी। इससे भुगतान संबंधी कठिनाई भी दूर हो गई। जो हम खुले तौर पर वहां विदेशों के साथ कर्ज ले सकते हैं, और हम उसके साथ जो है चालू खाते में भी हम कर्ज ले सकते हैं। तो जो विश्व बैंक है उसके साथ भी हमारा जो संबंध है वो, क्योंकि बहुत सारे नियम लगाए हुए थे, कड़ा नियम, तो कुछ हम नियम के आधार पर करते तो हमारा देश विकास नहीं कर रहा था। तो हम जैसे बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनको अगर उद्योग के लिए देश में पूंजी नहीं मिल रही है तो ये विदेशों में कर्ज ले सकता है, इसकी अनुमति उनको मिल गई थी। कि विदेशों में अपन जो एक पूंजीपति है वो एकल है, वो अगर वहां के विश्व स्तर पर बाजार बैंक जो है खुले अवस्था में, उसको वहां से उसको ऋण दिया जा सकता था। तो ये स्थिति पहले नहीं थी, परंतु ये उदारीकरण की नीति के अनुसार में मुद्रा एवं बैंकिंग के क्षेत्र में लोगों को विश्व स्तर पर एक व्यक्ति भी वहां से कर्ज ले सकता है। अब देखते हैं सोने चांदी के आयात के क्षेत्र में। सोने चांदी के आयात के क्षेत्र में भी यहाँ पर नरमी बरती गई। हम विदेशों के साथ में भी सोने चांदी का आयात निर्यात कर सकते हैं। एक व्यक्ति भी सोने चांदी का आयात कर सकता है। वो 5 किलोग्राम तक सोना लाने की छूट है। एक व्यक्ति जो है, अनिवासी जो होते हैं, वहां के निवासी जो है, यहाँ आकर 5 किलोग्राम तक के सोने को ला सकता है, यहाँ बेच सकता है। और 1996 में इसे 10 किलोग्राम कर दिया गया। इसी प्रकार स्वर्ण आयात सीमा शुल्क भी कम कर दिया गया है, सरल कर दिया गया है, कि हम विदेशों से सोना ला सकते हैं, यहाँ से ले जा सकते हैं, पर कम मात्रा में, जहां तक ये संभव हो।
इसका हम कालाबाजारी नहीं कर सकते हैं। तो आर्थिक उदारीकरण की दिशा में जो आ रहे थे, जो प्रयास किए हैं, उसमें उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्र में परिवर्तन आया, विदेशी निवेश के क्षेत्र में परिवर्तन आया, आयात के क्षेत्र में, मुद्रा एवं बैंकिंग के क्षेत्र में, सोने चांदी के आयात के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। तो उदारीकरण के कारण उसके आर्थिक विकास के योगदान में भी संक्षिप्त में इस प्रकार दिया गया है कि भुगतान संतुलन में सुधार हुआ, निर्यात में वृद्धि हुई, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला, विदेशी ऋण पर निर्भरता कम हुई, विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि हुई, मुद्रास्फीति पर अंकुश लगा और राजकोषीय घाटे में कमी है। उदारीकरण की जब हम नीति अपनाए तो बहुत सारी चीजों में कमी आते गई। राजकोषीय घाटा में कमी आ गया, जो घाटे की बजट बनाई जाती थी उसमें कमी, मुद्रास्फीति, मुद्रा का जो मूल्य कम होता रहा था लगातार वो कम हो गया, और विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि हो गई। जो विदेशी मुद्रा कोष जो होता है, विदेशों के साथ आयात निर्यात जब करते हैं उसका अलग से कोष बना रहता है कि हमको पता चलता है कि विदेशों के साथ जो हम व्यापार कर रहे हैं उसमें कितना हम पूंजी आयात निर्यात में हमको मुनाफा हो रहा है, उसमें बढ़ोतरी हुई। विदेशी ऋणों में निर्भरता कम हुई क्योंकि हम आयात के साथ साथ निर्यात भी कर रहे हैं, और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला, निर्यात में वृद्धि हुई और भुगतान संतुलन में सुधार आया। अब हम उसके बाद उदारीकरण के आर्थिक विकास में किए गए योगदान को देखेंगे। इसके बाद आर्थिक उदारीकरण में अपने योगदान को देखेंगे।